एवरीवन, आज हम जानेंगे टीचर एप्टीट्यूड के कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और साथ साथ क्वेश्चन के साथ ही हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जून 2019 में पूछा गया था कि द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड एंड स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर द शेप्ड लार्जली बाय द सोशल एंड कल्चर फोर्स वाई इनिशिएटेड बाय, कि ज़्यादातर जो स्कूल में जो एजुकेशन है बच्चे उसकी एजुकेशन जो स्कूल में और एजुकेशन दी जा रही है वो सबसे ज़्यादा जो शेप दे रहा है वो हमारा कल्चर और क्या है, सामाजिक रूप से उसको लार्जली जो है शेप दिया जा रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो ये जो ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? रिकॉन्स्ट्रक्टिविज्म के द्वारा, या एग्जिस्टेंटलिज्म, या प्रैग्मेटिज्म, या प्रीनलिज्म के द्वारा। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये दिया गया था रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। तो अब हम जानते हैं कि रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म होता क्या है। रिकंस्ट्रक्ट जैसे हम जानते हैं कि पुनर्निर्माण करना, जैसे मैंने हिंदी में लिखा भी है इसका मीनिंग कि किसी चीज़ का पुनर्निर्माण करना। इसमें होता है कि जो चीज़ हम खो चुके हैं, या हम चाहे इकोनॉमिकल लगा लो, हम फिजिकली लगा लो, पॉलिटिकल लगा लो, या सोशल, जो कुछ हम खो रहे हैं या जो कुछ हम छोड़ रहे हैं, हमको उनको क्या है, पुनर्निर्माण करना है, दोबारा उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है उन चीज़ों को। जैसे इसको आल्सो नोन एज सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म, तो इसीलिए इसको सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म भी कहा जाता है। दिस थ्योरी क्लेम टू बी द ट्रू सक्सेसर्स ऑफ द प्रोग्रेसिविज्म एंड डिक्लेयर दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज रिकॉन्स्ट्रक्ट सोसाइटी in order to meet the culture crisis brought about the social, political, economical problem। कि जो भी कल्चर क्राइसिस हैं, जो भी सोशली हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उनको क्या करना है, हमें रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है अपनी सोसाइटी को दोबारा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत कुछ हम खो चुके हैं, या हमारे जो भी हमें लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में है, तो वो हमें क्या करना है, रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करना है। बच्चों को इस तरीके से करना है कि वो दोबारा अपने, जैसे हम कहते हैं हम सोशल वैल्यू को खो चुके हैं आज के टाइम में। हम बच्चे को देखते हैं कि आज उनमें जो पहले आते थे, जो भी चाहे वो रिस्पेक्ट की वैल्यूज़ थी या खुद की जो भी वैल्यूज़ थी, वो हम खो रहे हैं। तो वो क्या करनी है, हमें दोबारा हमें उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, बच्चों में दोबारा वो लेके आनी है। जैसे सिग्निफिकेंस गोल फॉर इसके मेनली जो गोल्स हैं रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म के, तो वो है सोशल वैल्यूज़, ह्यूमन जस्टिस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड पीस। तो ये सब हमें क्या है, वैल्यूज़ को लाना है। ह्यूमन कम्युनिटी, इकोनॉमिक जस्टिस, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे कल्चर क्राइसिस हमने बात की अभी, जो भी हमारे कल्चर क्राइसिस हैं, जो भी हम खो रहे हैं अपनी संस्कृति में, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और ऑल डेवलपमेंट, ये सब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे जैसे एग्जिस्टेंटिज्म। एग्जिस्टेंटिज्म होता है, सबसे पहले हमें एग्जिस्ट वर्ड से हमें से याद रखना है कि अस्तित्व की, जहाँ हमें खुद के अस्तित्व को पहचानना है, क्योंकि हम जानते हैं समाज में जहाँ भी हम रह रहे हैं हर इंसान एक अलग है, हर किसी की क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन सबको अपनी एक क्वालिटी पहचानने की ज़रूरत है, सबको अपना अस्तित्व जानने की ज़रूरत है। जैसे हम शुरू से हम ये बातें सुनते हैं ना कि हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में कमियां भरी पड़ी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति गुणों से भरपूर है। तो सिर्फ उनको अपनी जो है उनकी वैल्यूज़ को, उनके गुणों को, इनकी पहचान करनी है। ठीक है, वो होता है एग्जिस्ट, अपनी एग्जिस्ट को पहचानना है। एग्जिस्टिज्म बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड एजुकेशन मस्ट कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि हमें एक एजुकेशन में उन्होंने कहा है कि टीचिंग के जरिए कि बच्चे को उसकी पहचान बनाने में मदद करनी है, कि उनकी क्वालिटीज़ को पहचानने, इस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए कि बच्चा अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने, अपनी अस्तित्व को जाने। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, ऑथेंटिसिटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इनकर्ज स्टूडेंट टू डेवलप देयर ऑन यूनिक आइडेंटिटी। वही है कि उनको स्टूडेंट को इस तरीके से इनकर्ज करें कि वो अपनी जो इनकी यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी, वो उनको पहचाने एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी एजुकेशन की, लर्निंग की, और अपनी जो यूनिक उनकी आइडेंटिटी है उसको पहचाने। ये होती है एग्जिस्टेंटलिज्म। ठीक है, अस्तित्ववाद। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है था प्रैग्मेटिज्म, वो होता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या कहता है कि प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन स्टेटेड दैट लर्निंग शुड बी फोकस ऑन लाइफ एंड ग्रोथ, कि लर्निंग का क्या होना चाहिए फोकस। जैसे इसमें क्या है, लर्निंग का फोकस मेन कि हाँ बच्चे को उनकी आइडेंटिटी पहचानने में मदद करनी है, उनका अस्तित्व जानने में मदद करनी है।
प्रैग्मेटिज्म में क्या है कि उनकी फोकस है कि उनकी लाइफ ग्रोथ की जाए, उनका डेवलपमेंट की जाए। इसका एम्फेसिस है कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल। ये मेनली क्या है, जो बुक इस नॉलेज से दूर है कि सिर्फ बुक की नॉलेज तक हमें सीमित नहीं रहना, बल्कि उनके बच्चों को प्रैक्टिकली भी कुछ सिखाना है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो प्रैक्टिकली वो कर सकें। इट अपोज टू बुक लर्निंग, ये इनके खिलाफ है बुक लर्निंग। इट बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड साइंस, फिलोसफी और साइंस पे बेस्ड है। क्रिएशन इन न्यू वैल्यूज़ की कुछ नई वैल्यू का क्रिएशन करें, यानी कि क्रिएटिविटी पे मेनली इनका फोकस होता है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्री डिटरमाइंड, इन्होंने कहा कि एजुकेशन का कोई भी एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए, पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए, कि उस समय के अनुसार बदलते रहते हैं, चाहे जो भी समय की आवश्यकता होगी उसके अनुसार बच्चों को सिखाया जाए। एजुकेशन एम चेंज रिकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। एंड सर्कमस्टेंसेस, सोशल एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगी, एम की टाइम और स्पेस, जो भी टाइम की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे उसके अनुसार चेंजेस करने, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्री डिटरमाइंड नहीं होनी चाहिए स्कीम। और सोशल एडजस्टमेंट और डेवलपमेंट की होनी चाहिए कि हम किस तरीके से समाज में एडजस्टमेंट होना है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, समाज में संयोजन किया किस तरीके से किया जाए, डेवलपमेंट उनके विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये होता है प्रैग्मेटिज्म। और हमारा एक पॉइंट था प्रीनालिज्म्स, जो जिसका मतलब है स्थायित्ववाद। इसका मीन है एवरलास्टिंग। ये मानते हैं कि जो ऐसी नॉलेज बच्चों को दी जाए जो परमानेंट रहे, मतलब ये मानते थे कि जो हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बच्चों को बताया जाए। ये नहीं कहते थे कि ऐसी नॉलेज बच्चों को मत दो कि जो आज हम सिखा रहे हैं कल उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। उनको ऐसी नॉलेज दी जाए जो उनके लिए परमानेंट, उनके लिए काम आएगी, जो ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये उस नॉलेज की बात करते हैं कि एवरलास्टिंग होनी चाहिए। समटाइम रेफर टू एज द कल्चर इन कंजर्वेशन के को भी हम इसको कई बार नाम से जानते हैं कि कल्चर का संरक्षण किया जाए। टीचर सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड है। एजुकेशन फिलोसफी वर्क्स ऑन एवरलास्टिंग एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मेनली इसका आप ये ध्यान रखना इसमें पॉइंट, जो एवरलास्टिंग आइडियाज़ है और यूनिवर्सल ट्रूथ पे ये मेन इसका पॉइंट है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो एवरलास्टिंग, लंबे समय तक उनके विचार जो रहें, और यूनिवर्सल ट्रूथ की। द करिकुलम इज बेस्ड अराउंड द स्टडी ऑफ द ग्रेट बुक्स के अराउंड घूमती है। एम्स टू डेवलप स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल मोरल क्वालिटीज़ को डिवेल्प करना है, इनकी जो एम है। They emphasize that students should not be taught information that may soon be outdated और फाउंड टू बी इनकोरेक्ट, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बच्चों को ना दी जाए जो कुछ समय बाद आउटडेटेड हो जाएगी और इनकोरेक्ट, उनको पता लगेगा कि ये गलत है, कि जो चेंजेस होती रहती हैं। ये मानते हैं कि वो एजुकेशन बच्चों को दी जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो उनके काम आएगी, जो वो कभी उनको ये नहीं लगेगा कि ये गलत या चेंज हुई, ठीक है। तो वो होते हैं प्रीनालिज्म, स्थायित्ववाद का ये मानना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Who among the following Indian thinkers has contributed towards the concept of integral education? का concept किसने दिया था? ये जून 2019 में पूछा गया था। तो ये जो concept किसने दिया था इंटीग्रल एजुकेशन का? ऑप्शन है हमारे पास गिजुभाई बडेकर या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या श्री अरविंदो। तो ये concept दिया था श्री अरविंदो ने। इंटीग्रल एजुकेशन में उनका मानना क्या था? इंटीग्रल एजुकेशन जिसको हम मानते हैं अभिन्न शिक्षा, और एक होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी है, बहुत ही एकीकृत शिक्षा। लेकिन जो इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये दिया था श्री अरविंदो ने, ठीक है। ये उलझना नहीं है, कई बार इंटीग्रेटेड हम देख लेते हैं, तो इंटीग्रेटेड का इन कॉन्सेप्ट अरविंदो द्वारा नहीं दिया गया बल्कि इंटीग्रल एजुकेशन का दिया गया है। इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय श्री अरविंदो, इट वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द एजुकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स शुड बिगिन विद द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये मानते थे श्री अरविंदो की जो शिक्षा है वो हम जब से जन्म ले रहे हैं तब से चल रही है, और जब तक हमारी लाइफ चलेगी मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एजुकेशन ये नहीं है कि हमने आज सीख ली तो हम सब कुछ सीख लिया, एजुकेशन है जो हम लाइफ टाइम सीखते हैं। ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट आल्सो रैशनल, विटल एंड फिजिकल। ये मानते थे कि शिक्षा सिर्फ वो नहीं है कि जो एजुकेशन सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात नहीं करते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाए बच्चों को, बल्कि रैशनल जो तर्क संगत हो, विटल हो, अति आवश्यक हो, जो जरूरी सूचना मतलब बच्चों को जरूरी, फिजिकली भी उनका डेवलप किया जाए फिजिकली। तो इसके मस्ट है 5 इसके प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बात करते हैं अरविंदो, कि फिजिकली डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विटल भी होना चाहिए, जो जरूरी चीज़ें हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए,
साइकिक भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, ठीक है। साइकिक भी वैसे मानसिक ही होता है, जो हम कहते हैं साइकोलॉजी की एक उनका एक थिंकिंग पावर भी डेवलप होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल, ये सब उनमें डेवलपमेंट करनी चाहिए बच्चों में शिक्षा के द्वारा। दिस एजुकेशन इज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द लाइफ। ये मानते हैं कि हम एक दूसरे पूरक है शिक्षा, जब हम सीखते हैं बच्चे लगातार सीखते रहते हैं। ये नहीं है कि शिक्षा क्या है टिल द एंड ऑफ द लाइफ, कि जब तक हमारी लाइफ चलेगी, जब तक हम जिएंगे तब तक हम एजुकेशन सीखते हैं। शिक्षा किसी न किसी रूप में हम सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये है इंटीग्रल एजुकेशन जो सी विंटर ने बताई थी। मैं थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करती रहती हूँ ताकि ये हमारे माइंड में दोबारा रिमाइंड होते रहते हैं, हम भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो मुझे लगता है जिसकी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उसके एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन द स्कूल, या सब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर बाय द फैकल्टी, या सी ऑप्शन है सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्सेज, क्लास एक्सपीरियंस एंड स्पोर्ट गेम्स। तो जो करिकुलम होता है वो क्या होता है कि जो भी बच्चे को दिया जा रहा है ऑल द एक्सपीरियंस किसी भी रूप में दे रहे हैं, हम रीडिंग के रूप में, हम राइटिंग कर रहे हैं, हम उनसे ड्राइंग करवा रहे हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सब हमारा एक एक्टिविटीज जो सब है वो करिकुलम का ही पार्ट है। सिर्फ क्या क्या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज दे वो है, या फिर सिलेबस जो है कोर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ाना करिकुलम है, या फिर क्लास एक्सपीरियंस और स्पोर्ट गेम नहीं, बल्कि जो ऑल द एक्सपीरियंस है जो भी बच्चे को दिया जा रहा है, वी स्टूडेंट इन गेट इन द स्कूल, जो भी प्राप्त कर रहा है वो एक्सपीरियंस स्कूल से, वो सब हमारे करिकुलम का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैमिली इज द मेन एजेंसी। फैमिली जो है वो किसकी एजेंसी है? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन एफ। तो जो फैमिली होती है वो इनफॉर्मल की होती है। इनफॉर्मल होती है एजुकेशन जो जिसमें हम कोई बंधे हुए नहीं हैं कि हमें स्कूल से लेनी है, जो भी हम समाज में रह के प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं ना, बच्चा सबसे पहले कहते हैं टीचर कौन है? स्कूल बच्चे का माँ बाप है। जो बच्चा शुरू में पहले अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है, फिर अपने परिवार से बहुत सी चीज़ें सीख जाता है, समाज से सीखता है। तो ये कहते हैं ना, देखते हैं दो बच्चे हैं जो अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनका नेचर कुदरती चेंज हो जाएगा, और जो गलत इन्वायरमेंट में रहेगा उनका नेचर कुछ अलग होगा। क्यों होगा? कोई उनको सिखाया थोड़ी गया है, लेकिन वो इनफॉर्मली वो शिक्षा ले रहे हैं, वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है इनफॉर्मल। तो फैमिली भी एक एजेंसी है जहाँ से बच्चा गेन करता है नॉलेज को, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है, बहुत सारी आदतें सीखता है, वो होती है फैमिली इनफॉर्मल में। और फॉर्मल होती है जो भी जहाँ भी फॉर्मेलिटीज से याद रखना हमेशा, फॉर्मेलिटी जहाँ पे आ गई, जैसे स्कूल में हम एक नियम है, एक रूल है, रेगुलेशन है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, या हम कहीं भी ट्यूशन है, जहाँ भी हमें टाइम के लिमिट में बंधे हुए हैं, जहाँ हमें पता है कि ये प्राप्त करना है, जो एक सिलेबस के अंडर होगा ये प्राप्त करना है। अब हम फैमिली में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारा सिलेबस थोड़ी लिखा हुआ है कि इस साल हमें सिर्फ इतना ज्ञान लेना है, अगले साल हमें इतना लेना है, वो नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जहाँ फॉर्मेलिटी है वो नॉन फॉर्मल में वही आ जाएगा। नॉन फॉर्मल में फॉर्मल और नॉन इनफॉर्मल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। जो हम बाहर से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से भी हम मिल रहा है, जैसे हम ऑनलाइन बात पढ़ रहे हैं, चाहे हम घर पे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो सब आएगा नॉन फॉर्मल में। तो राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेलिकेंसी इज द कमिटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप, कि जो डेलिकेंसीज है बाल अपराधी की जो होती है वो किस एज ग्रुप में? 8 नहीं, हमारे पास ऑप्शन थे 8 to 18 या 6 to 14 या 7 15 या 19। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है हमारा 8 to 18। तो कई बार ऑप्शन ये भी आ जाता है 12 to 18 ईयर्स जो होता है ये भी हमारा डेलिकेंसीज एज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 18 साल तक होती है मेनली, क्योंकि इसमें हमारा 18 साल तक हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट था 8 to 18, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ये है। कई बार 12 to 18 आ जाएगा, तो ये भी डेलिकेंसीज में 18 साल तक की जो एज होती है, 18 साल से पहले जो होती है, और 8 ईयर्स के अप जो होती है एज, वो मानी जाती है कि उस समय बच्चे का बिगड़ने, हम कहते हैं ना कि ये एज है बच्चे को संभालने की, वो इसीलिए कहते हैं कि इस समय बच्चा कहीं भी भटक सकता है। अगर उसे सही नॉलेज दी जाए या सही रास्ते पे चलाया जाए तो वो एक अच्छे इंसान भी बन सकता है। अगर उसे गलत एक संगत मिल जाए या कहीं भी उसे गलत नॉलेज मिल जाए तो वो गलत राह पे भी जा सकता है। तो ये थी आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।